नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे टेंपल और त्योहारों की अर्थव्यवस्था की, शुद्ध सनातनी श्रद्धालुओं, साधुओं और संतों की अर्थव्यवस्था की और महाकुंभ की अर्थव्यवस्था की। महाकुंभ पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है। 2025 के महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। इस समागम में सनातनी चरित्र को बनाए रखने के लिए गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण तरीके से रोक लगाई गई है। यहां कोई भी गैर हिंदू व्यापारी ना तो किसी भी तरीके का दुकान लगेगी और ना ही कोई व्यापारिक गतिविधि या सेवा प्रदान की ही उन्हें अनुमति है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आयोजन से करीब 1.5 लाख करोड़ की आय होने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुंभ के आयोजन के लिए 15,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है। 45 दिनों तक चलने वाले इस समागम का असर इस महाकुंभ के खत्म होने के बाद भी बना रहता है। घरेलू और विदेशी पर्यटक भी इस महाकुंभ में श्रद्धापूर्वक हिस्सा लेते हैं। 45 दिनों के समागम से 1.5 लाख करोड़ की आय, देश और प्रदेश की जीडीपी में बड़ा योगदान है। पाकिस्तान IMF से जितने डॉलर की भीख मांगने के लिए कटोरा लिए घूम रहा है, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश को केवल महाकुंभ के आयोजन से ही आमदनी हो रही है, आय हो रही है। भारत में सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का आरंभ हमारे वेद पुराणों से हुआ है। मोदी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर और अन्य मंदिरों के जीर्णोद्धार से इसे बढ़ावा दिया है। कुंभ समागम जैसे आयोजनों से सुरक्षा, पर्यटन, स्थानीय रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और अपने विशेषज्ञों के जरिए बताएंगे कि महाकुंभ के आयोजन से देश की अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिली है। क्या महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी? क्या शुद्ध सनातनी रक्त रहित सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था दुनिया की जरूरत है? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जब हर सनातनी अपने आराध्य प्रभु श्री राम लला के जन्म स्थान के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, तब कुछ वामपंथी धर्म विरोधी कह रहे थे कि क्या मंदिर किसी को रोटी देगा, इसकी जगह स्कूल बने, अस्पताल बने जैसे सुझाव देने में लगे थे। लेकिन आज महाकुंभ उनके मुंह पर करारा तमाचा है। बता दें कि प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और परंपराओं का जीता जागता प्रतीक है। इस मेले में दुनिया भर से लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु संगम पर पवित्र स्नान के लिए आएंगे, जहां पौराणिक नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। ये 45 दिनों तक चलने वाला आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक और प्रबंधन के लिहाज से भी एक बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए 5,435.68 करोड़ रुपए का विशाल बजट निर्धारित किया है। ये 2019 में हुए कुंभ मेले के 4200 करोड़ रुपए के बजट से कहीं अधिक है। कुल मिलाकर आयोजन के लिए करीब 7,500 करोड़ रुपए का खर्च सामने आ रहा है। इस धनराशि में केंद्र सरकार का योगदान भी शामिल है, जिसने इस बार आयोजन के लिए 2100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वहीं जानकार बताते हैं कि सरकार को सीधे भले ही राजस्व की प्राप्ति ज्यादा ना होती हो, लेकिन परोक्ष रूप से तो लाभ पर्याप्त होता ही है। इस महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, जिसमें औसतन अगर हर इंसान 2000 खर्च करता है तो 90,000 करोड़ यानी 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा की जीडीपी पैदा होगी। वहीं पाकिस्तान जैसा देश आज 7 बिलियन के कर्ज के लिए IMF के तलवे चाट रहा है। सबसे हैरत की बात तो ये है कि पूरी तरह से प्योर सनातनी अर्थव्यवस्था होगी, क्योंकि इसमें कोई भी गैर हिंदू की दुकान ही नहीं है और पूजा करने कोई गैर हिंदू नहीं आएगा। इतना ही नहीं, ये जीडीपी पूरी तरह से ब्लडलेस इकोनॉमी होगी, जिसमें किसी भी तरह के मांस की दुकान नहीं होगी।
हिंदू त्योहार पूरी इकोनॉमी संभालने और हर छोटे से लेकर अमीर तक को व्यापार में हमेशा से सहयोग करता आया है। अगर महाकुंभ जीडीपी की बात करें तो विश्व भर के कई ऐसे देश हैं जो महाकुंभ की अर्थव्यवस्था से काफी नीचे हैं, जैसे दक्षिण सूडान की 4.2 बिलियन, बुरुंडी की 3 बिलियन, मालदीव की 5.7 बिलियन, सेंट किट्स और नेविस की 1 बिलियन। महाकुंभ के आयोजन का बजट हमेशा से ही समय के साथ बढ़ता गया है। साल 1882 में महाकुंभ पर केवल 20,288 रुपए खर्च किए गए थे, जो आज के हिसाब से करीब 3.65 करोड़ रुपए होते हैं। 1894 के महाकुंभ में लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस आयोजन पर 69,427 रुपए खर्च हुए थे, आज के हिसाब से लगभग 10.5 करोड़ रुपए। वहीं 1906 में करीब 25 लाख लोग कुंभ में शामिल हुए और उस पर 90,000 रुपए खर्च हुए, आज के हिसाब से लगभग 13.5 करोड़ रुपए। 1918 के महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 30 लाख हो गई थी। इस आयोजन का बजट 1.37 लाख रुपए था, आज के हिसाब से लगभग 16.44 करोड़ रुपए। इन आंकड़ों से ये साफ है कि समय के साथ न केवल श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि आयोजन का बजट और व्यवस्थाओं का स्तर भी बढ़ता गया है। इसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि 1954 में पहली बार आजाद भारत के प्रयाग में कुंभ का आयोजन हुआ। कुंभ का आयोजन खुद जवाहरलाल नेहरू के शहर प्रयागराज में हो रहा था, तो इसमें नेहरू की निजी रुचि भी थी, लेकिन दूसरे शाही स्नान में खुद नेहरू के शामिल होने के फैसले ने प्रयाग में लाशों के ढेर लगा दिए। इन घटनाओं को कांग्रेस की सरकारों ने दबाने की भरसक प्रयास किए, यहाँ तक कि 1000 लोगों के मारे जाने की घटना को कुछ भिखारियों की मौत तक कहकर भी सरकार ने प्रचारित किया और असलियत को दबाने की कोशिश की। लेकिन आज की सरकार हर कुंभ को भव्य बनाने का प्रयास करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हर कुंभ की तस्वीर अलग होती है, हर कुंभ का बजट अलग होता है, हर कुंभ का आकार जो है बड़ा होता जाता है और इस लिहाज से यह जो महाकुंभ है इसका आकार पिछले महाकुंभ के मुकाबले जो है काफ़ी बड़ा है और बजट भी करीब 1,500 करोड़ ज़्यादा का लगाया जा रहा है। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। अपर्णा दीक्षित जी है हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से और आकाश जिंदल जी ग्लोबल अर्थशास्त्री हैं और आज खास तौर पे मैंने इन्हें आमंत्रित किया है और अर्थ की जो महाकुंभ की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था कैसे दूसरे छोटे बड़े देशों से मजबूत है, बड़ी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और कितने का बजट। हालांकि शुरुआत पे आकाश जिंदल जी आप ही से करूंगा। ये जो महाकुंभ में 5,000 करोड़ 5,500 करोड़ का बजट सरकार ने लगाया और इससे आमदनी जो की जा रही करीब 1.5 लाख करोड़ की आमदनी की बात की जा रही है। केवल ये 45 दिनों में इतना जो है जीडीपी को कितना ये मदद करेगा, जीडीपी को कितना मजबूत करेगा और इसका असर क्या केवल 45 दिनों तक रहेगा या आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में इसका असर रहेगा? बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा आपने। कई चैनल्स पे महाकुंभ के इकोनॉमिक एंगल को लेके बात कर चुका हूं, लेकिन लास्ट जो लाइन कही है आपने, कब तक रहेगा, इस प्रश्न ने मन को खुश कर दिया है। देश के टॉप जर्नलिस्ट हैं आप और इतना क्वालिटी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। पहले तो दर्शकों को बता दूं, 0.5% जीडीपी ग्रोथ, महज महाकुंभ की वजह से 0.5% जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़ जाएगी। अगर किसी भी दर्शक को इस पे क्लैरिफिकेशन देनी हो कि किस तरीके से मैंने नंबर वर्क किए हैं, तो पूरी एक रुपए की डिटेल देने को तैयार हूं मैं। और 0.5% का मतलब यह है, दर्शकों को बता दूं, प्रिय दर्शकों, सितंबर और अक्टूबर में अगर आपको ब्रिटेन की जीडीपी बताऊं 0.1% कम हुई है दोनों महीने में, उससे आप समझ सकते हैं 0.5% जीडीपी हमारी बढ़ती है तो उसका मतलब क्या है। 10,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन दोनों महीने की बढ़ जाएगी। अब इतनी जीडीपी बढ़ेगी और इतनी जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगी तो सरकार के पास महाकुंभ की वजह से इतना धन आ जाएगा कि बहुत से कल्याणकारी, बहुत से रिलीफ के काम, बहुत से ग्रोथ के काम। तो महाकुंभ शुरू होने से पहले ही लोगों का कल्याण कर रहा है, क्योंकि महाकुंभ से जो कमाई होगी उससे बहुत से गरीब भाई बहनों को अन्न मिलेगा, बहुत से हमारे बच्चों को जो है शिक्षा मिलेगी, फ्लाईओवर्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे। तो महाकुंभ की वजह से
जो कल्याण देश के आम आदमी का हो रहा है वो ऑलरेडी आपके सामने रख रहा हूं, वो भी उस समय में जबकि ग्लोबल इकोनॉमी बहुत बड़े स्लो डाउन का शिकार है। तो कई बात बड़ी सीधी सी है, बिल्कुल। आज तक कोई भी मुझे बता दे विश्व में क्या कोई भी ऐसा इवेंट हुआ है जहां 45 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठा किए हैं? यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी इकोनॉमी में क्या ऐसी चीज आज तक हुई है? बहुत सारे देश की आबादी से ज्यादा है ये जो 45 करोड़ है, बहुत सारे देश की पूरी आबादी से ज्यादा है ये। बिल्कुल। तो इसकी इतनी बढ़िया मैनेजमेंट, मैं यूपी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को मुबारकबाद दूंगा। और जो सबसे अच्छी बात आपने कही मुकेश जी, सबसे बढ़िया चीज, इससे जो ब्रांडिंग हो जाएगी, जो पिलग्रिम टूरिस्ट आते हैं, रिलीजियस टूरिज्म, वो उसका फायदा मात्र 2 महीने नहीं, आने वाले 3 साल तक, क्योंकि इसकी वजह से जो विजिबिलिटी है, जो ब्रांडिंग है, बहुत से हमारे हिंदुस्तानी डायस्पोरा के बच्चे जो अभी यूएस में 2 साल 4 साल के, आपको तो पता है मैं दुनिया के हर कंट्री में शो करता हूं, ऑस्ट्रेलिया में है, तो उनको जानकारी मिल रही है, उनको मां गंगा के बारे में, यमुना के बारे में, सरस्वती के बारे में जानकारी मिल रही है। तो उससे उनकी अवेयरनेस हमारी महान संस्कृति के बारे में इतनी बढ़ जाएगी कि वो कल रिलीजियस टूरिस्ट बन के आएंगे। तो इस बार सरकार ने जिस तरीके से ब्रांडिंग की है, कम्युनिकेशन की है, उन बच्चों को जो हिंदुस्तानियों के हैं, जो हिंदुस्तान से बाहर पल रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथ, फोन पे बात हो रही है कि महाकुंभ क्या होता है, क्यों किया जाता है। तो इस चीज का जो है, मेरा ख्याल हमारी जो सनातन की सभ्यता है उसकी जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन है, आई सैल्यूट द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ये आयोजन हो रहा है, बहुत बढ़िया आयोजन हो रहा है। अब इसकी कैसे कमाई होगी? देखिए सीधी सी बात है, लोग आएंगे, होटल्स में रहेंगे, टेंट्स में 35,000 रुपए किराए तक का टेंट है, यहाँ पे 300 रुपए जिसने खर्च करने हैं और जिसने 35,000 खर्च करने हैं, सबके लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। उसके बाद लोग ट्रेवल करेंगे, टैक्सीज लेंगे, ऑटोज लेंगे, ढाबों पे, रेस्टोरेंट में खाएंगे, सोविनियर शॉप्स में शॉपिंग करेंगे। हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कुछ ना कुछ प्रसाद या तोहफे घर वापस लेके जाएगा। तो उनको आप ऐड कीजिए। तो मैं नंबर्स जो हैं, कोई भी कहे, अभी एक चैनल पे किसी सज्जन ने कहा, तो उनको मैंने नंबर्स वर्कआउट कराए, पूरे नंबर्स वर्कआउट करा सकता हूं। 0.5% से ज्यादा इसका इंक्रीमेंटल इंपैक्ट हो सकता है। जो मुकेश जी ने बहुत बढ़िया बात की है कि इसका एड ऑन इंपैक्ट बाकी के महीनों पे क्या होगा, तो दैट हैज टू बी एडेड टू दैट 0.5%, बट उससे कम नहीं कर सकते। और जीएसटी कलेक्शन, जीएसटी हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट टैक्स आज बना हुआ है, और किस तरीके से अप्रैल 2024 में हमने 2 लाख करोड़ से ऊपर का ग्रॉस का रिकॉर्ड बनाया था। तो आई थिंक आई हैव टू सैल्यूट द गवर्नमेंट। ये हमारे लिए एक स्पिरिचुअल इवेंट तो है ही है, बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन तो है ही है। बहुत लोग आ रहे हैं यूएस से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, बट साथ ही साथ पहले से ही महाकुंभ देश का और देश के हर व्यक्ति का कल्याण करने जा रहा है इकोनॉमिकली, और वो भी तब जब ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार है। ब्रिटेन जैसी इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ दे रही है, यूएस जैसी इकोनॉमी 3 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर लिए, उनकी इकोनॉमी नहीं उठ पा रही, रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल इकोनॉमी बर्बाद कर रखी है। तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया, आई सैल्यूट the central government and state government for organizing this such a mega event. बिल्कुल, इससे देश की भी ब्रांडिंग हुई है, जो ग्लोबल अगर कहें तो भारत की भी ब्रांडिंग हुई है, यूपी की ब्रांडिंग हुई है, और महाकुंभ की तो अपनी ब्रांडिंग है ही। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ है, मैं अपर्णा जी से बात करूंगा। अपर्णा जी, क्या आपको लगता है ये जो ब्रांडिंग है, ये कितनी बड़ी चुनौती, जितना बड़ा आयोजन उतनी बड़ी चुनौती, और अभी हम लोगों ने देखा है कि महाकुंभ पे आतंकियों की भी नज़र है। हालांकि सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, लेकिन ये एक चुनौती के रूप में है। और ख़ासतौर पे अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से पन्नू ने ओपन थ्रेट दिया है, और भी आतंकी है 2-3 पकड़े भी गए हैं, उन लोगों ने भी ओपन थ्रेट दिया, क्या आपको लगता है कि ये जो अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी ग्रोथ की बात की जा रही है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत विरोधी सोच रखते हैं, उनको यह आयोजन कहीं ना कहीं साल रहा है, उनको ये खल रहा है, उनको लग रहा है कि उनके सीने पे सांप लौट रहा है? निश्चित रूप से सीने पर सांप लौटने जैसा उनको लगता है कि इसमें भी हम पॉलिटिकली अपने आप में अवेयर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फायदा मिलेगा, उनको लगता है। लेकिन हमारे लिए सिर्फ आस्था का विषय है, ना हमारे लिए राम मंदिर पॉलिटिकल विषय था, ना हमारे लिए महाकुंभ। ये मानवता के, सभ्यता का सबसे बड़ा मेला है, जो सनातन में मानते हैं, जो सनातन को पूजते हैं, जो सनातन के विषय में आगे आध्यात्म के रूप में देखा जाए या फिर सांस्कृतिक रूप से देखा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा मेला है जिसमें लोग आते हैं और अपनी आहुति देते हैं और स्नान करते हैं और पुण्य
पुण्य और पाप के जो आकलन करते हैं, कहते हैं कि जो जिन लोगों ने पाप किए उसमें भी अगर ये गंगा यमुना सरस्वती के उसमें अगर हम डुबकी लगाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं मुक्ति की तरफ जाएंगे और हमें ईश्वर के करीब जाएंगे। रही बात सुरक्षा की दृष्टि से, जो लोग इस महाकुंभ पर, माननीय मुझे मेरी आवाज लगातार बैक सुनाई दे रही है। एक बार जरा पीसीआर से मैं कहूंगा जरा ऑडियो ठीक करें जी। तो मैं आपको बता दूं, जिन भी शक्तियों ने इसको छेड़ने की कोशिश की है, जैसे कि आपके पन्नू ने, जैसे ही ये पीलीभीत में मारे गए आतंकियों के उसमें आके उतरे पन्नू का एक वीडियो जारी हुआ, लोगों में कहीं ना कहीं ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई कि सुरक्षित नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, कई सारी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो वहां तैनात हैं और हर एक विषय को ध्यान में रखते हुए वहां पर ड्रोन कैमरा, एआई की मदद, जिसमें हेड का सर्वे होता है, और भी अन्य तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं सिविल ड्रेस में भी लगे हुए लोग हैं और अपने अपने पायदान पर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये महाकुंभ सबसे अहम होने वाला है, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि हर किसी का अपना एक श्रद्धा का भाव है। बिल्कुल अपर्णा जी, एक जो सवाल है इसमें ये कि इसमें नॉन हिंदुओं का प्रवेश, थोड़ी तेज की। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इसमें जो एक सवाल आ रहा है कि नॉन हिंदुओं का प्रवेश जो है वर्जित है इस बार, बिल्कुल जो है शुद्ध सनातनी महाकुंभ है इसमें, और इसकी अर्थव्यवस्था की बात जैसे अभी आकाश जिंदल जी ने बताया कि कितना ज़्यादा ये जीडीपी में योगदान दे रहा है 45 दिन का आयोजन। क्या आपको लगता है कि ये इसलिए भी संभव हो पाया क्योंकि ये पूरी तरीके से नॉन हिंदुओं को बैन किया गया यहाँ पे और शुद्ध सनातनी अर्थव्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की गई? देखिए, हमारी सनातन संस्कृति में शुद्धता का एक विशेष महत्व है कि शुद्धिकरण के बाद ही आप किसी पूजा पाठ हवन पर बैठते हैं। वो लोगों का बिल्कुल प्रवेश वर्जित होना भी चाहिए जो थूक जिहाद का प्रयोग करते हैं और अन्य जिहाद लाते हैं और खाने को अशुद्ध करते हैं या फिर जगह को अशुद्ध करते हैं, उनका जबरदस्त बैन होना जरूरी था, क्योंकि हमारी आस्था पर अगर कोई प्रहार करे ये हमें मंजूर नहीं होना चाहिए। इसी व्यवस्था को आगे रखकर माननीय योगी जी ने इस तरीके का निर्णय लिया है और मुझे लगता है हर किसी सनातनी को इस निर्णय का स्वागत किया है, हर किसी सनातनी ने। हाँ, पॉलिटिकली कुछ लोग हैं, उनको जरूर इस बात से परेशानी हो सकती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे जो 20% लोग हैं वो रह गए, उनको तो रोजगार नहीं मिल पाया। लेकिन मैं बता दूं, इसमें रोजगार की बात नहीं होनी चाहिए, ये है बात हमारे श्रद्धा की, ये हमारी आस्था का विषय है। इस पर ये अशुद्धता हावी नहीं होनी चाहिए, शुद्धता का एक पर्याय होना चाहिए। आप देखेंगे शुद्धता को विशेष रूप में देखें, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं, जीरो पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाएगा इस महाकुंभ में, इस बात पर भी विशेष फोकस किया गया है। तो आप जानेंगे कि ऐसे लोगों की जो भ्रामक खबरें हैं या फिर जो अपने पॉलिटिकली मुद्दे उठाना चाहते हैं उनको उठाने दीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी को भी उठाना है तो उठाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कृपया करके इस बड़ी सभ्यता वाले सनातन के मेले को दूर रहें और इस पर सिर्फ फोकस करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, आपकी पार्टी के भी लोग आए, ज्यादा अच्छा है, और आप भी खुद भी आइए और आके डुबकी लगाइए। कब आपके थोड़े बहुत जो आपने पिछले कुंभ में पाप किए हैं, जिनमें लोगों आपकी अव्यवस्था के कारण जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो आपका जो पाप है वो धुलेंगे डेफिनेटली। आपने आजम खान जी को, ये अपर्णा जी आपने बहुत बड़ी बात कह दी जो पाप किया है वो धुलेगा आपका। सही में आपने बड़ी बात कह दी और ये बात लोग पूछ भी रहे हैं अखिलेश यादव से कि राम मंदिर के दर्शन तो करने नहीं गए रामलला के, क्या डुबकी लगाने के लिए आएंगे महाकुंभ में? ये बात पूछा था। अशोक यादव जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे पूछूंगा। अशोक जी, क्या आपको लगता है कि महाकुंभ के इतने बड़े आयोजन में अखिलेश यादव जी को आना चाहिए डुबकी लगाने के लिए, और जो फैसले किए हैं, जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि ये नॉन हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रखा गया है, व्यापार से वहाँ से बिल्कुल अलग करके रखा गया है, इस फैसले पे हालांकि आपके अखिलेश यादव का बयान आ गया, लेकिन मैं चाहूँगा कि इससे जो अर्थव्यवस्था को ग्रोथ, जीडीपी को जो मजबूती मिल रही है और यह जो प्रचार किया गया, इसके कारण भी लोगों का जो बड़ी संख्या में आना जो है इससे जुड़ा रहा है, क्योंकि लोगों को जब लगा कि यहाँ बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है, तो देश विदेश से भी जो पर्यटक जो आ रहे थे, श्रद्धालु आ रहे थे, उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है और लोगों को उम्मीद की जा रही है करीब 50 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है इस आयोजन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए मुकेश जी, पहली बात उत्तर प्रदेश की जीडीपी और जो ग्रोथ की बात आप कर रहे हैं उस पर मैं आ जाता हूं। आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की जीडीपी की बात किया जाए तो 25.48 करोड़ की इसकी जीडीपी है, 25.48 लाख करोड़ की। अच्छा, जो इसके लिए आपने तमाम माननीय योगी जी और उनकी सरकार के जो नारे सुने होंगे, वो कहते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 1 साल में बना देंगे, 2 साल में बना देंगे। तो अगर आपको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो उसका रोड मैप क्या है? क्योंकि जो ग्रोथ रेट है
वो मैं ग्रोथ रेट अभी चेक कर रहा था, 5.8% की ग्रोथ रेट है उत्तर प्रदेश की। और जो ग्रोथ रेट चाहिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट अचीव करने के लिए, वो 23% का ग्रोथ रेट चाहिए मुकेश जी। अब 23% का ग्रोथ रेट चाहिए, ग्रोथ रेट है 5.8%, 5 गुना ग्रोथ रेट चाहिए, उस लगभग 5 गुना। अब उस 5 गुना ग्रोथ रेट को क्या योगी सरकार कैसे अचीव करेगी, उसका कोई रोड मैप। लेकिन महाकुंभ का आयोजन जो है वो उसमें जरूर मददगार साबित होगा, और यही हम कह रहे हैं इस तरीके का आयोजन से। लेकिन आप जो कह रहे हैं ग्रोथ रेट, मुझे उस पर आखिर मैं आकाश जी से इस पर टिप्पणी लूंगा, और आकाश जी बताएंगे उस पर कि वो अर्थशास्त्री है, ग्लोबल अर्थशास्त्री है, तो वही बताएंगे। एक बार अशोक जी की आवाज़ नहीं आ रही है, अशोक जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास। हेलो। हाँ बोलिए जी। हाँ, मैं ये कह रहा था मुकेश जी कि अगर टेम्पल इकोनॉमी या इस तरह की धर्म आधारित जो इकोनॉमी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, सबसे बड़ा सवाल आपका नेटवर्क अशोक जी लगता है कुछ उसमें समस्या है, इसलिए वो हम भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम लाभ लेता है जी। सवाल ये है, और ये जनता जानती है कि इस इकोनॉमी से अगर लाभ कोई पाता है तो भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम लाभ पाता है, न तो इसका लाभ स्टेट को मिलता है, न तो इसका लाभ आम जनमानस को मिलता है। आप उठा के देख लीजिए, आप कहेंगे कि मैं कहां चला गया। किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? ये आम आदमी को और सरकार को इसका लाभ नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? बजट नहीं है कि खुद ही इस्तेमाल कर लिया और खुद ही खा लिया। बता रहा हूं, देखिए जी, आऊंगा आकाश जी, आऊंगा मैं, अब सारे सवाल आप ही से होंगे, जवाब आप ही से लेंगे हम जी। मां गंगा के सफाई अभियान के बजट का अगर आप विश्लेषण करिए, उस पे हाईकोर्ट का टिप्पणी भी आप देख लीजिए। हाईकोर्ट ने कहा था बंदर बांट हुआ मां गंगा के सफाई अभियान का पैसा। आप राम मंदिर का जो निर्माण हुआ उसमें देख लीजिए क्या क्या हुआ, जमीन घोटाला हुआ, और न जाने सीएजी की रिपोर्ट आपको। चलिए ठीक है, वो तो सीएजी जांच करेगी, जो घोटालेबाज आएंगे वो पकड़े जाएंगे, किसी को कोई बचाएगा नहीं। लेकिन एक बात बताइए अखिलेश जी, क्या इस बार डुबकी लगाएंगे कुंभ में? बिल्कुल, देखिए कुंभ जो है हजारों साल से चली आ रही परंपरा है। इसमें हम तो यही कहेंगे कि ये सभी धर्मों के लोगों को जोड़ता है कुंभ, ये तोड़ने की बात नहीं करता, कुंभ अलगाव की बात नहीं करता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में न जाने क्या क्या महाकुंभ के जरिए साधने की कोशिश कर रही है, राजनीति साधने की कोशिश कर रही है। नहीं होना चाहिए। महाकुंभ में डुबकी सबको लगानी चाहिए, और खास तौर से मुकेश जी इन भाजपाइयों को जरूर लगानी चाहिए। जो उनका विधायक जी अभी कहे नंदकिशोर गुर्जर की 55,000 गायें रोज कटवा रहे हैं, 50,000 गायें, तो कम से कम इन गो हत्यारों को जरूर डुबकी लगानी चाहिए। जो योगी सरकार कहां से खबर और सूचना ले आते हैं ऐसे लोगों को जरूर डुबकी लगानी चाहिए। चलिए, नाम के उन्होंने अधिकारियों का नाम लिया था, ये आप गलत बता जी। यही बात करें, अधिकारी किसके हैं? अधिकारी किसके हैं मुकेश जी? अधिकारी सपा के हैं क्या? अधिकारी किसके? योगी सरकार के है ना। अधिकारी सरकार के नहीं होते हैं। अधिकारी तो अधिकारी हैं, संवैधानिक पद पे होते हैं, उनको किसी पार्टी से जोड़ करके बनने के सरकार के होते हैं। ठीक है, सरकार के अधिकारी हैं। मैं हाजी नाजिम जो है, हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़ गए। क्या हाजी जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाजी नाजिम का शायद जो है कुछ नेटवर्क जो है। हमारे साथ एक और चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ हैं। चंद्रांशु जी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए। चंद्रांशु जी, क्या आपको लगता है कुंभ के आयोजन से जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसमें जो जीडीपी को मजबूती मिल रही है, देश की जीडीपी को, उत्तर प्रदेश के जीडीपी को, क्या आपको लग रहा है कि ये आयोजन इसलिए ऐसा हो पा रहा है, ये इतना बड़ा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो सरकार के कुछ फैसले हैं, जिसका कि अभी अशोक यादव जी ने विरोध किया कि भाई सरकार का फैसला ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि नॉन हिंदुओं के प्रवेश पे रोक लगाना जो है ये एक बड़ा माइलस्टोन है, इसकी वजह से इसकी प्रसिद्धि बढ़ी, इसकी ब्रांडिंग हुई और अधिक से अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये जो है एक पवित्र सनातनी संस्कृति जो है, और इसमें यहाँ पर जो है उसी तरीके की सनातनी अर्थव्यवस्था जो है इससे स्थापित हो रही है। महाकुंभ पहली बार तो हम लोग मना नहीं रहे हैं। महाकुंभ तो बहुत पहले से हम लोग मनाते आ रहे हैं। उसमें सपा और भाजपा का कोई अपना रोल नहीं है। हमारे सनातन पद्धति की परंपरा है और हजारों साल से ये परंपरा लगातार चली आ रही है। जहां तक सपा भाजपा बसपा की बात है उसको तो नहीं देंगे, परंतु इतनी बात जरूर कहेंगे कि ढिढोरा जो भी सरकार आती है उनकी जिम्मेदारी होती है उसकी व्यवस्था सुदृढ़ करना, उसका बंदोबस्त करना, क्योंकि इतने लोग इकट्ठा होते हैं। परंतु एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जितने आचार्य, महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद, जितना कुछ है, हम सब लोग स्वयं ही अपने भक्तों के द्वारा, अपने मठ मंदिरों के द्वारा जाते हैं और सेवा साधना के भाव से जाते हैं, साधना भी करते हैं, और वहां पर हम लोग लगातार सेवा के बड़े बड़े प्रकल्प भी चलाते हैं, जिसको आप भी अपने चैनलों पर दर्शकों के माध्यम से तमाम दिखा रहे हैं। दूसरी बात, जो बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात, समाजवादी प्रवक्ता की बात कहेंगे तो एक ही बात उनसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं
कि वो कभी गोल मोल दूसरे के मतलब झांकने की बड़ी आदत है उनकी, वो कभी अपने तरफ देखते नहीं, कहते नहीं। आप कैसे सनातन को इनकी बात को कैसे माने? मैंने आज से नहीं शुरू से कहा कि अगर अखिलेश यादव जी को अगर राम मंदिर से प्रॉब्लम नहीं, राम से प्रॉब्लम नहीं है, तो भाजपा वालों की ही कोई राम तो है नहीं, तो कभी न कभी अखिलेश यादव को राम मंदिर जाना चाहिए। इसका उत्तर कभी कुछ भी नहीं होता। मैं कभी कहता हूं समाजवादी ने जिन राम भक्तों पर गोली चलवाया, कार सेवकों पर गोली चलवाया, पूरी खून की सरजू जी में कहीं धारा बहाया, उस पर कभी माफी ही मांग ले। बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज है, उस पर नहीं बोलना है। केवल हर बात में राजनीति नहीं होती, इतना तो कम से कम मानक तय हो जाए कि कहां पर राजनीति करना है, कहां पर नहीं करना है। भैया राजनीति अगर करना है तो उसके लिए बहुत बहुत कुछ है। उत्तर प्रदेश की जनता को इतना भी बुद्धू बेवकूफ न समझो आप कि राम मंदिर दर्शन करने के लिए आप जाओगे नहीं और केवल हर जगह राजनीति का मानक तय करोगे। एक ही दिन में अगर राम बाबू की हत्या होगी, दूसरा मुसलमान जियाउल हक सियों की हत्या होगी, तो एक को 40 लाख रुपए 55 लाख रुपए नौकरी भी दे दोगे, दूसरे के दिन दूसरी भी हत्या करवा दोगे, पूछने के लिए नहीं जाओगे। अभी जो बहराइच के अंदर घटना हुई उसमें शोक संवेदना तक नहीं, उसको आतंकवादी दे दोगे। और जहां पर खुदाई होती है हर 5 फीट 7 फीट में शिवलिंग मिलते हैं, हमारे आधारभूत जो सनातन संस्कृत कहीं ना कहीं वो दिखाई पड़ता है हमारे स्थान, उस पर एक शब्द आप बोलते नहीं हो। पत्थर आते हैं तो रोक लगवाते हो, अब प्रयागराज पर राजनीति करते हो। मैं ये कहता हूं कि दूसरे को समझाने से पहले, और एक बात मेरी और भी ले लीजिए आप, इस बार हमारे आचार्यों ने धर्माचार्य, हमारे अखाड़ा परिषद ने रोक क्यों लगाया वर्ग विशेष को? इसलिए लगाया कि उन लोगों ने ऐसा कृत्य किया, थूक कांड, मूत्र कांड, उनके कौन कौन से कांड अभी तक आ चुके हैं सामने। तो अगर ऐसा करोगे, हम साधना के लिए जाएं, तपस्या के लिए जाएं, और आप हमारे भोजन में ऐसे अभद्र चीज मिलाओगे, हम स्वीकार करेंगे क्या? तो अब ये रहनुमाई कुर्सी के लिए करना बंद कर दो। मैंने हाजी नाजिम जी को अपने साथ जोड़ा है, मुस्लिम स्कॉलर हैं और इस तरह की चीज़ों पे जानकारी रखते हैं, समझ भी रखते हैं। हाजी नाजिम, अगर आप सुन रहे हैं तो जैसा चंद्रांशु जी महाराज भी कह रहे हैं और बाकी लोग बीजेपी के भी लोग कह रहे थे कि ये नॉन हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया है, क्योंकि शुद्ध सनातनी अगर अर्थव्यवस्था चाहिए, अगर महाकुंभ चाहिए, तो आपको ऐसे लोगों को अलग करने होंगे जिनको इसमें आस्था नहीं है। हमारे सारे मेहमान बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस बीच में हाजी नाजिम जी भी जुड़ गए हैं, उनकी आवाज़ भी हमारे पास आ रही है। हाजी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो जो सवाल आपसे पूछा गया था, मैं आकाश जिंदल जी से लूँगा जवाब, लेकिन एक सवाल है कि महाकुंभ के आयोजन से जिस तरीके से नॉन हिंदुओं को बाहर रखा गया है, उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए, उसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए क्या आपको लगता है कि ये फैसला जो है, हालांकि पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी चूंकि जीडीपी की बात हो रही है, जीडीपी मजबूत हो रहा है इस आयोजन से, क्या आपको लगता है यह जो फैसला है, यह फैसला का जो भी कहीं ना कहीं योगदान दे रहा है इस जीडीपी में? हाँ मुकेश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है जी। हाँ मुकेश जी, देखिए, जब धार्मिक आयोजन हो रहा है, समाज का बहिष्कार करना जाहिर सी बात है। देश के अंदर मुसलमानों को तोड़ फोड़ करने के लिए, मुसलमानों को हटाने के लिए ये पूरी प्लानिंग है। और देखिए, हम लोग तो ये कहते हैं मुकेश भाई कि जिस तरीके से ये साधु संत है, महाराज है, ये आए हैं गंगा जी स्नान करने के लिए, क्या इनको क्या जरूरत है भाई कि आप राजनीतिक बातें करें? और दूसरी बात एक और है मुकेश जी, ये जो बार बार आंकड़े दिए जा रहे हैं कि 45 करोड़ आएंगे, 50 करोड़ आएंगे, भाई अभी चाइना से एक बीमारी भी चल जा रही है, तो कैसे पता चल पाएगा कि कहीं कोई ऐसा श्रद्धालु आकर इसमें स्नान कर जाए, कहीं कोरोना से ज्यादा भयंकर वो भारत को झेलना पड़े। और दूसरी बात, हाँ मुकेश जी, देखिए जिस तरीके से बार बार ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को यहाँ हमने रोक दिया गया, तो मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क हमारे हिंदू भाइयों की दुकान पे पड़ने वाला, जहाँ से मुस्लिम समाज जाकर सामान लेता और वहाँ इस कुंभ के मेले में लगाता है, ताकि कुंभ के मेले में वो सामान बिकता तो हिंदू भाइयों को रोजगार। आप क्या खरीदते वहां से? कंठी माला खरीदते, फूल खरीदते, मूर्तियां खरीदते, क्या खरीदते आप वहां से? मिठाइयां खरीदते, क्या खरीदते? कुंभ क्षेत्र में अगर आपको जाने दिया जाए तो क्या खरीदेंगे आप वहां? हाँ मुकेश जी, देखिए अभी कुछ एक चर्चा चल रही थी, उस चर्चा में ये कहा जा रहा था कि कुछ मुस्लिम आ रहे हैं यहाँ पर, जिहाद, जो जिहादी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, जो वहां पर लोग बाग बोलते, मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम समाज का कुछ लोग आ रहे हैं, वो धर्म परिवर्तन सनातन में लौटने के लिए आ रहे। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ मुकेश भाई कि जो मुसलमान वहां कुंभ के मेले में जाएगा, क्या वहां कुंभ का मेला अब पवित्र नहीं होगा?
क्योंकि मुसलमान की तो एंट्री बंद है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरीके का झूठ बोलकर कुंभ के मेले में ये बताएं कि हाँ देखिए मुसलमान आएगा यहाँ पर धर्म परिवर्तन करेगा, सनातन धर्म अपनाएगा, इस तरीके का झूठ बोलकर देश के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे। तो अब ये लगा लीजिए उन लोगों में और मौलाना तौकीर रजा साहब में कोई फर्क नहीं है। मौलाना तौकीर रजा साहब तो परमिशन मांग रहे थे कि हाँ जी देखिए इतने लोग मुसलमान बनना चाहते हैं, इस्लाम अपनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कुंभ के मेले में साधु संत ये कह रहे हैं कि कुछ मुसलमान आके यहाँ पर सनातन धर्म अपनाएंगे। इस तरीके का भ्रम फैलाकर देश के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे। अभी आपने देखा होगा एक मुस्लिम नाम आया था नासिर पठान का, किस तरीके से मुस्लिम समाज को बदनाम किया गया था, लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो निकला कौन? आयुष जायसवाल। तो बताइए मुकेश जी, मुसलमान को तो ऐसे ही बदनाम कर देते, काम तो ये आयुष जायसवाल करते हैं। और अभी हमारी भाजपा की प्रवक्ता कि राम मंदिर, और मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर की जो आप बात करते हैं ना, ये हम मुसलमानों की बाबरी मस्जिद हुआ करती थी है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वीकार हम लोगों ने स्वीकार किया था इसे क्योंकि वहां। लेकिन अगर आज भी अगर फैक्ट के आधार पर देखा जाए तो ये कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया तो उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अपर्णा आ रहा हूँ, उस पर मस्जिद बनाई, इसके भी प्रमाण है। तो यहाँ बैठ के झूठ मत परोसिए, आप बैठ रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। सच वहाँ आपकी बाबरी मस्जिद थी तो ले लेते। सच आप बोल दीजिए, लेकिन आप सच बोलना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ देखिए कुंभ के अंदर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, भाई सुन लीजिए, श्रद्धालु आ रहे हैं, इतना इन्वेस्ट होगा, इतना इकोनॉमी बढ़ेगी, कहाँ भाई पहले बोलने से पहले सोचो कि परोस क्या रहे हो, झूठ बोल रहे हो क्या? कि उनके आने के लिए उनका इंतजाम कौन कर रहा है? नहीं चलता, आप झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं बाबरी मस्जिद थी, वहां पर राम मंदिर बना लिया। ये कहो ना राम मंदिर तोड़कर आपने जवाब कर उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनवा दी थी आपके पूर्वजों ने, और आपने क्या किया? आप तो गए थे ना कोर्ट, तब क्यों नहीं बोले थे? झूठ मत बोलिए। तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हाँ, चलिए ठीक है, इस पे बात करेंगे, लेकिन बात अब आज जीडीपी की कर रहे हैं। आज हम बात जो है अर्थव्यवस्था की कर रहे हैं, और अर्थव्यवस्था जो महाकुंभ की है उससे कितना असर होगा पूरे देश पे। और अशोक यादव जी ने जो कुछ सवाल उठाए थे उसका जवाब मैं अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी से लेना चाह रहा था। आकाश जी, आपने सवाल सुन लिया, जरा सा बताएं इनको कि जो आंकड़े दे रहे थे वो आंकड़े कितने सच हैं और या सच के कितने करीब हैं? मैं तो देखिए सभी धर्मों का पूरा आदर करता हूँ। मेरे भाई अशोक यादव जी ने जो सवाल उठाए हैं उसको क्लैरिफाई कर दूं। अशोक यादव जी, जब मैं 0.5% जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा हूं, मैं यूपी की जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूं, नेशनल जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा हूं। और 1 ट्रिलियन यूपी की इकोनॉमी कैसे बनेगी, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपको बताता हूं। 1 ट्रिलियन ऐसे बनेगी मेरे दोस्त, सबसे पहले तो जो यूपी की जीडीपी ग्रोथ है स्टेट की, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जीडीपी ग्रोथ है वो उसमें ऐड करेगी। वो डेटा मेरे दोस्त आपने ऐड नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो सारा का सारा जितना यूपी के अंदर है वो यूपी की जीडीपी में ऐड करेगा, और जीएसटी कलेक्शन भी उसी तरीके से बढ़ेगा। और ये किस तरीके से एडअप हो रहा है मेरे दोस्त, आपको कुछ डेटा देना चाहता हूं। आपकी पार्टी और अखिलेश यादव जी का मैं पूरा सम्मान करता हूं, मेरे मित्र भी हैं अखिलेश यादव जी। 2 लाख करोड़ ऑलरेडी जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2024 में रिकॉर्डेड डेटा है ग्रॉस, ये ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। और दूसरी बात, मैं सभी धर्मों के अपने भाइयों को पूरे सम्मान और आदर के साथ बताना चाहता हूं कि जो जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी और जो जीएसटी कलेक्शन आएगी, उससे अगर एक फ्लाईओवर बनता है तो वो फ्लाईओवर सभी के लिए, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग उस फ्लाईओवर का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली अगर रेलवे ट्रैक बनेगा तो मेरे सभी भाई उस रेलवे ट्रैक को यूज करेंगे, तो जो जीडीपी ग्रोथ है, जो आऊंगा आपके पास जी, वो सबके लिए फायदेमंद होने वाली है। दैट इज गोइंग टू बेनिफिट ईच एंड एवरीवन। अभी इसी सरकार के अंदर जो है जेवर एयरपोर्ट बना, तो जेवर एयरपोर्ट जो है यूपी की इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ लाने वाला है, बहुत सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लाने वाला है। तो इसलिए जो है सभी धर्मों का पूरा सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं, दिस इज गोइंग टू बेनिफिट ईच एंड एवरी पर्सन। और दूसरी, अशोक भाई को मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे लिए, आकाश जिंदल के लिए, ये हिंदुस्तान का उत्सव है, बीजेपी का उत्सव नहीं है। ये हिंदुस्तान का उत्सव है, सदियों पुराना उत्सव है, जिसको हम पूरे आदर और सम्मान के साथ जो है उस उत्सव को देख रहे हैं। और साथ ही साथ 45 करोड़ लोग आज तक, अशोक यादव जी, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मैं तो ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हूं, सभी चैनल्स पे आता हूं, मुझे बता दीजिए कहां एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और इसमें पृथ्वी पे सबसे बड़ा समागम है, ये पृथ्वी पे सबसे बड़ा समागम है।
जी 300 रुपए से लेके 35,000 रुपए तक का पर हेड का स्टे है। तो आप नंबर्स मेरे साथ बैठिए, जोड़िए, और आपका पूरा स्वागत है मेरे भाई, आप मेरे पास आइए, चाय पिएंगे, आपको पूरा डेटा मैं बताऊंगा किस तरीके से आधा % जीडीपी, यहाँ यूपी की बात नहीं कर रहा मेरे दोस्त, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की जीडीपी में ऐड करेगा। वो भी जब मैंने ब्रिटेन का डेटा आपको दिया, नेगेटिव में जा रही है, यूएस की इकोनॉमी उठ नहीं पा रही है, पाकिस्तान की जितनी इकोनॉमी है उतनी इकोनॉमी हम ऐड कर देंगे। आप देख रहे हैं एक तरफ ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है, तो ये तो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, जिसका बेनिफिट हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा, हर धर्म के मेरे भाई को मिलेगा। ईच एंड एवरी पर्सन इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो इसका आप देखिए, आज अगर फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो एवरीबॉडी ऑफ एवरी रिलीजन। ठीक है अशोक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अशोक जी। जी देखिए, मैं मुकेश जी यही जानना चाह रहा था कि 1 ट्रिलियन यूपी की इकोनॉमी, इन्होंने जीएसटी कलेक्शन बता दिया, इन्होंने देश की जीडीपी को आधा % बढ़ा दिया आफ्टर कुंभ, इन्होंने बहुत चीजें बताई, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश अभी भी कर रहा हूं कि क्या आफ्टर कुंभ यूपी की जीडीपी 1 ट्रिलियन के कितने करीब पहुंच जाए? आफ्टर कुंभ उत्तर प्रदेश को कोई बेंचमार्क तो हमने रखा नहीं है। 5.8% से जो 23% का ग्रोथ रेट, रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट चाहिए, उसके आप यही है ना, इसी कहते हैं अपने हिसाब से आप परिभाषित कर देते हैं चीजों को। ये तो किसी ने दावा नहीं किया कि महाकुंभ के आयोजन के बाद जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। ये किसने कहा? ये तो किसी ने नहीं कहा। जी आकाश जी, अगर 10 सेकंड में आप इसका जवाब दे दें। जी इसका जवाब मैं दे दूं अशोक भाई को। अशोक भाई, एक डेटा मैं आपको देता हूं, महाकुंभ की वजह से यूपी की जीडीपी, और ये रिकॉर्ड पे रहेगा, मैं आपके साथ दोबारा शो करूंगा, 3% इस साल में बढ़ जाएगी। तो उसका इंक्रीमेंटल इंपैक्ट आने वाले सालों में पड़ेगा। तो जैसे मुकेश जी ने बिल्कुल सही बात की है कि वो 1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ने में मदद करेगा हमारी। ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी कहा गया कि 1 ट्रिलियन में पहुंच जाएंगे। अब मुकेश जी की बात सुने तो वो 1 ट्रिलियन की तरफ हमारा विल बी मूविंग फास्टर टुवर्ड्स दैट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और 1 ट्रिलियन का डेटा कैसे है वो भी आप कभी मेरे साथ बैठे, मैं आपको एक एक फिगर दूंगा उसकी। और ये यूपी में अगर 1 ट्रिलियन होता है तो सबके लिए बेनिफिट, इट्स गोइंग टू बेनिफिट ईच एंड एवरी पर्सन हु इज स्टेइंग इन यूपी, नॉट अ पीपल। बिल्कुल, उसका फायदा हिंदू मुसलमान सबको होगा। हाजी नाजिम भी रहते हैं उत्तर प्रदेश में, उनको भी होगा। हाजी क्या सवाल पूछ रहे थे, बताइए जल्दी से, उसके मैं अर्पणा जी के पास जाऊंगा। हाँ मुकेश जी देखिए, आकाश जी की जो भी बातें, उनकी बातों से हाजी नाजिम सहमति नहीं जताता, सेटिस्फाई नहीं है आकाश जी की जितने भी बातें हैं। और देखिए, मैं तो ये कहता हूँ ये मुल्क संविधान से चलता, हम लोग भी मानते हैं, और इन लोगों को भी मानना चाहिए कि मुल्क संविधान से चलता, मनुस्मृति वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अब मुकेश जी, आकाश जिंदल जी की बात में कौन सी मनुस्मृति की बात थी? और आकाश जिंदल जी ने आपको सेटिस्फाई करने के लिए बोला नहीं, सच है, आप उससे संतुष्ट हो चाहे नहीं हो, वो ये आपका मसला है। ये सच आपके लिए बदलेगा थोड़ी ही। मुकेश जी पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैंने ये कहा कि देखिए, जी आ रहा हूँ आचार्य जी, आ रहा हूँ आपके पास जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ भारत हमारा बड़ा खूबसूरत है। इसमें देखिए, हाजी नाजिम भी रहता है, मुकेश जी आप भी रहते हैं, और बाकी जो मेरे पैनलिस्टर सब रहते हैं, क्योंकि भारत बड़ा खूबसूरत है। लेकिन जब भारत के अंदर ही नफरत फैलाई जाती है और कहा जाता है कि कुंभ के मेले में की नो एंट्री, भाई हम कहते हैं हमारा नो एंट्री होने का हम लोगों का कोई नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान होगा, ठीक है ना, खुश रहिए ना, आपका कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है ना, खुश रहिए। इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। और ठीक है, चंद्रांशु जी महाराज कुछ बोलना चाह रहे हैं। चंद्रांशु जी मैं एक बात हाजी नाजिम से पूछना चाहता हूं। देश कुरान से नहीं चलेगा, देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, कुरान से इनके चलेगा, जो सभी गैर मुस्लिमों को काफिर समझते हैं। गैर इनसे पहले कहते हैं कि मुल्क संविधान से चलेगा। कितनी बार, अरे चंद्रांशु जी इनसे हर एक बार पूछते हैं, इसका जवाब ये नहीं दे पाते हैं। चलिए मैं चंद्रांशु जी मैं आपसे एक सवाल, मैं आऊंगा आकाश जी आपके पास। चंद्रांशु जी एक सवाल आपसे है और अपर्णा जी आपसे भी है। जैसा कि हाजी नाजिम ने कहा कि इतना मेरा आयोजन है और जो वायरस फैल रहा है, जैसा कि आज दिन में हम लोग एडिटोरियल मीटिंग में चर्चा कर रहे थे, तो वहां भी ये चर्चा हमारे सीएमडी सर ने कहा, हमारे जो एडिटर इन चीफ सुरेश वार्गे जी ने कहा कि ये कुंभ को डिस्टर्ब करने की साजिश भी हो सकती है। और आज जिस तरीके से हाजी नाजिम ने कहा, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही बात की जा रही थी कि भाई कुंभ के आयोजन में लोग ना आए, इसके लिए डराया जा रहा है, वायरस का डर दिखाया जा रहा है, ताकि इतना बड़ा आयोजन नहीं हो। की तरफ से धमकी आती है कि 1000 दंगे होंगे, 1000 लोग कत्लेआम होगा। इनके समाज के लोग कह रहे हैं, कौन से संविधान की बात करते हैं, किस संविधान को मानते हैं? वहां पर मुरादाबाद के अंदर प्रशासन जाता है और प्रशासन पर ये पत्थरबाजी करते हैं। अपर्णा जी ये जो बात हाजी ने कहा, मैं आपसे चाहूंगा इस पे आपकी टिप्पणी हो कि कुंभ के आयोजन में जाने से जो है ये वायरस के फैलने का डर होगा और वायरस से इसे जोड़ करके देखा जा रहा है, इसको किस तरीके से आप कहेंगे, रिएक्ट करेंगे?
नहीं, देखिए, मैं रिएक्ट तो सिर्फ इतना करना आज का न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा था और विशेषज्ञों ने ये कहा है कि ये उतना खतरनाक नहीं जितना कोविड था। और रही बात कि जहां ये फैल गया है उस पर लगातार उनकी नजर है, स्वास्थ्य विभाग WHO की निगाह है और इसके पूरे प्रिकॉशन भी लिए जाएंगे। अगर आपको डर लगता है महोदय तो उसके प्रिकॉशन भी लिए जाएंगे, इसकी एक अलग व्यवस्था की जाएगी। मैं आपको बता दूं, जब हम और भाई अब मुस्लिमों को नॉन हिंदुओं को तो कुछ होने नहीं जा रहा कि कुंभ में तो उनकी एंट्री ही बैन है, इसलिए आप तो वायरस से सुरक्षित है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप वायरस से वैसे भी सुरक्षित है। चलिए ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। आकाश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी आकाश जी। मेरे प्यारे भाई हाजी नाजिम जी को मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, या तो मेरे घर चाय पीने है या मैं आपके घर चाय पीने आता हूँ, पूरा आपको डेटा देके जाऊंगा मेरे भाई। चाहे आप मेरा आमंत्रण स्वीकार करें या मुझे आमंत्रित करें, कैसे GST कलेक्शन बढ़ेगा, कैसे GDP ग्रोथ होगी, डेटा जब आप सेटिस्फाई होंगे तब उठूंगा वहां से, आपको एक एक फिगर दूंगा कैसे जो है ये सबको बेनिफिट देने वाला है, कैसे जो है देश की इकोनॉमी को चमकाएगा, जिसका सबको फायदा होगा। जब आप चाहें, चाहे मुझे आमंत्रित करें, चाहे मेरे पास आए, मैं प्यार से चाय पियेंगे और आपको पूरा डेटा देके मैं सेटिस्फाई करूंगा। फिर आप मेरे डेटा में कमी निकालिए। ऐसे मैंने डेटा कैलकुलेट नहीं किया। आई हैव वर्क ईच एंड एवरी फिगर, कितने लोग आ रहे हैं, कितने टेंट्स लग रहे हैं, कितना GST कलेक्शन होगा, कितने होटल, कितने रेस्टोरेंट्स, कितने टैक्सीज कंट्रीब्यूट करेंगे। आप आइए, मेरा आमंत्रण है चाय पे, मेरे घर पे आइए या मुझे अपने घर पे चाय पे बुलाइए, पूरी चीज आपके सामने रख के जाऊंगा। ऐसे मेरे डाटा को मत निकालिए मेरे प्यारे भाई। चलिए, इतना डेटा कहाँ पढ़ते हैं सब लोग आकाश जी? ये तो आप मेहनत करके निकालते हैं, पढ़ते कहाँ हैं सब ये लोग? इन लोगों को एक चीज चाहिए भाई, जिनसे इनका अपना पर्पस पूरा हो, उसके अलावा सारी चीजें इनके लिए बेमानी है। हमारे साथ अभी समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। जी अपर्णा जी, जल्दी से 10 सेकंड में बोल दिए जी। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि देखिए, ये बोर्ड आप लगातार हर बार एक ही बात बोल देते हैं, मनुस्मृति से चल रहा है। मैं तो सबसे हमेशा कहती हूँ ये देश सिर्फ संविधान से चलेगा। संविधान भी आपको खतरे में लगता है, इलेक्शन जीत जाते हो तो ठीक है। दूसरा ये है कि क्या वक्फ बोर्ड से चलेगा? क्या आपने जमीन हथियाली वो वापस करेंगे क्या गलत तरीके से, कि जहां आपने मोहर लगा दी वहां आपकी जमीन होगी? वापस करें चाहे नहीं करें, लेकिन इनसे वापस लिया जाएगा, आप इसकी चिंता ना करें। अपर्णा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपर्णा जी आपका, चंद्रांशु महाराज जी आपका, हाजी नाजिम जी आपका, आकाश जिंदल जी आपका, अशोक यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में, अपनी बातें हमारे साथ साझा की। और आज जिस तरीके से महाकुंभ की चर्चा हम कर रहे थे और सनातन अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, उस अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से इकोनॉमी बूस्टअप हो रही है इस महाकुंभ के आयोजन में, और पृथ्वी पर सबसे बड़े इस आयोजन का फायदा केवल महाकुंभ में जो लोग जा रहे हैं केवल उन्हीं को नहीं होगा, बल्कि इससे उत्तर प्रदेश और पूरे देश को भी फायदा होगा। और वहां पर जिस तरीके का व्यापार और जिस तरीके की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली बातचीत वहां पे हो रही है, उसका फायदा पूरे मानव संस्कृति को भी होगा और यह देश की ब्रांडिंग भी होगी। इससे उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग तो हो ही रही है, देश की ब्रांडिंग भी होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।